हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संदीप सोलंकी में। हमारी आज की वीडियो बुक क्वेश्चन आर द आंसर सवाल ही जवाब पर है, जिसको एलन पीज ने लिखा है, जो कि बॉडी लैंग्वेज के वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट हैं। और इस किताब को लिखने का पर्पज नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में कोई एक स्कीम नहीं है जो आपको जल्दी जल्दी अमीर बना दे, बल्कि इस बुक में आपको एक सिस्टम दिया जाएगा जो आपको जल्दी अमीर बना सकता है। ये बुक बहुत सालों की सीख, बदलाव और टेस्टिंग टेक्निक को अप्लाई करने का एक नतीजा है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और इस बुक की समरी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टॉप लेवल नेटवर्कर नेचुरली बोर्न नहीं होते। टॉप लेवल नेटवर्किंग एक साइंस है जिसको बाकी दूसरी साइंस की तरह सीखा जा सकता है। सो आइए जानते हैं कि कैसे ये किताब आपको पावरफुल टेक्निक देती है और ये भी बताती है कि उनको कैसे यूज करना है, अपनी प्रोग्रेस को मेजर और इम्प्रूव कैसे करना है और लोगों से डील करते समय क्या ऑब्जर्व करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। 5 गोल्डन रूल्स ये गारंटी है कि जो लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंस को प्रैक्टिस करेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये नियम कहता है कि जितनी ज्यादा बार आप खेलते हैं उतनी ज्यादा बार आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हो और जितनी ज्यादा बार आप जीतते हो उतने ही सक्सेसफुल आप खेलना सीख जाते हो। अगर हम इस नियम को नेटवर्किंग में अप्लाई करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराने के लिए पूछे, और पूछने का कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ज्वाइन करेंगे। जितनी ज्यादा बार आप उनसे पूछोगे उतनी ही बेहतर आप पूछने में बनोगे। दूसरों शब्दों में कहा जा सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों को बिजनेस ज्वाइन कराने की जरूरत है। रूल नंबर 1, टॉक टू एवरीवन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। हर उस इंसान से बात करो जो आपके साथ खड़ा होकर आपसे बात करने के लिए तैयार हो जाए। ज्यादा एक्टिविटी से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये सोचकर डिप्रेस हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, तो आप बस अपनी प्रेजेंटेशन के नंबर को डबल कर दीजिए। अगर आपका बिजनेस क्विकली बिल्ड नहीं हो रहा, तो आपको आउटपुट लाने की जरूरत है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी इस मुश्किल का हल है। सबसे बात कीजिए, ये पहला रूल है। रूल नंबर 2, सी मोर पीपल। लोगों को कॉल करते रहिए, क्योंकि जैसे ही कॉलिंग करना आप बंद कर देंगे और प्रोस्पेक्ट से नहीं मिलेंगे तो बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। आप एक एक्सीलेंट पर्सनैलिटी हो सकते हैं, लेकिन बिना प्रेजेंटेशन के आप एवरेज ही रहेंगे, इसलिए सबसे बात करते रहिए। रूल नंबर 3, बहुत से लोग अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनको लगता है कि इसका रीजन है कि लोगों को कन्विंस नहीं कर पाना, लेकिन ये सच नहीं है। इसका रीजन है कि इनफ प्रोस्पेक्ट से न मिलना। रूल नंबर 4, लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज आपकी लाइफ की हर एक्टिविटी में होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप कोई एक ही काम सेम सर्कमस्टांस में करते हो तो आप सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप किसी स्ट्रीट कॉर्नर पर खड़े होकर आते जाते हर किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या आप मेरे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ एवरेज आपको रिजल्ट देगा। हो सकता है कि 100 में से कोई एक होगा जो आपको यस कहेगा, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। रिकॉर्ड योर रेशियो, एवरेज और स्टैटिक्स को रिकॉर्ड करना या ट्रैक करने से आप पॉजिटिव और ट्रैक पर रहते हैं, तो फिर कोई और चीज आपको परेशान नहीं करती है। जब आप लॉ ऑफ एवरेज को एक्सेप्ट कर लेते हो और समझ लेते हो, तो कोई और चीज आपके लिए मैटर नहीं करती। अपने कॉल्स, प्रेजेंटेशन एंड न्यू मेंबर का स्टैटिक्स मेंटेन करने से आप अपने सेट ऑफ एवरेज सेट कर सकते हैं। रूल नंबर 5, इंप्रूव योर एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। रेशियो को मेंटेन करने से हमको पता रहता है कि हमको कहाँ कहाँ इंप्रूव करना है, और इससे ये भी पता चलता है कि हम कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये आपको उन एक्टिविटी पर फोकस करवाता है जिनसे रिजल्ट आता है, ना कि इन पे कि आपके साथ नेक्स्ट स्टेप पर क्या होगा। नेटवर्क मार्केटिंग की टाइपिकल एवरेज है 10:6:3:1। इसका मतलब है कि 10 प्रोस्पेक्ट से जब आप बात करते हैं तो उनमें से 6 बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि हम इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उनमें से आधे यानी कि 3 लोग ही आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे और उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति ही कामयाब हो पाएगा। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो आपको मिल सकता है एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। बट सवाल एक है कि आप 10 लोगों को प्लान दिखाने में कितना टाइम लगता है। इस सवाल से आपकी ग्रोथ रेट का भी पता चलता है। बहुत सी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं
वो हाई लेवल की सक्सेस पाने में इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्रोस्पेक्ट से नहीं मिल पाती हैं। अगर आपको तुरंत अपने रिजल्ट को डबल करना है तो इसका आंसर है कि अगले साल वाले प्रोस्पेक्ट से क्यों ना इसी साल मिल लिया जाए। इस बुक का दूसरा हिस्सा है हाउ टू गेट यस द 4 की टेक्निक। आप प्रोस्पेक्ट से जो भी बातें करते हैं प्रोस्पेक्ट का जवाब ना ही होता है। इस बात के लिए नहीं कि आपकी बात की वैल्यू नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बात आपने कही है और वो आपका आइडिया है, प्रोस्पेक्ट का नहीं। इसलिए प्रोस्पेक्ट आपको रिजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ प्रोस्पेक्ट जो भी बोलता है वह हमेशा सच होता है, क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट का आइडिया है और वो उनके लिए एक्सेप्टेबल है, इसलिए वो हाँ करते हैं। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट से कहते हो कि आप एक ऐसी लाइफस्टाइल जी सकते हो जो आपको सब कुछ देगा, तो हो सकता है कि प्रोस्पेक्ट का रिस्पॉन्स ना हो। क्यों? क्योंकि वो इस करंट सिचुएशन से खुश हो, इसलिए वो ऐसा रिस्पॉन्स कर रहे हो। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो बातें आपने प्रोस्पेक्ट को बोली है, वो आपका आइडिया है। दूसरी तरफ हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका प्रोस्पेक्ट चाहता है कि मैं अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहता हूं, तब इस पर वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये उसका आइडिया है। जब आप 4 की टेक्निक को यूज करते हो तब आपके प्रोस्पेक्ट बताते कि उन्हें एक्चुअल में क्या चाहिए। लोग इसलिए ऑब्जेक्शन करते हैं कि प्रोस्पेक्ट अनइंटरेस्टेड नहीं होते, बल्कि प्रेजेंटेशन अनइंटरेस्टेड होती है। ये 4 की टेक्निक किसी भी प्रोस्पेक्ट से यस करवाने का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1, मेल्ट द आइस। इस की का मतलब है प्रोस्पेक्ट को अपने बारे में बताकर प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना, उसके साथ एक रैपो क्रिएट करना। इस की का प्योर उद्देश्य है अपने आप को सेल करना। अगर प्रोस्पेक्ट आपको पसंद करता है तो आप उसको कुछ भी ऑफर दे सकते हो। अगर प्रोस्पेक्ट आपको पसंद नहीं करता है तो इसका मतलब प्लान दिखाने का कोई मतलब नहीं है। प्रोस्पेक्ट अगर आप पे ट्रस्ट करता है तो इस प्रोसेस में 3 से 4 मिनट लग सकते हैं, अन्यथा 30 से 40 मिनट भी लग सकते हैं। नंबर 2, फाइंड द हॉट बटन। इस स्टेज में प्रोस्पेक्ट इमोशनली अपसेट, एक्साइटेड, डिप्रेस्ड, यहां तक कि एंग्री भी हो सकते हैं। आप पर नहीं, अपने आप पर। आपके प्लान में कॉम्प्लिकेंसी की कोई जगह नहीं है। जब लोग कॉम्प्लिकेंट होते हैं मतलब अपने गोल और मिशन को लेकर ओवर सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो अपने वर्क हैबिट में भी कॉम्प्लिकेंट हो जाते हैं। आपको अपने नेटवर्क में कॉम्प्लिकेंट लोगों की जरूरत नहीं है। वो लोग जिनके ज्वाइन करने के काफी इमोशनल रीजन होते हैं, वो लोग हमेशा काम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। इस स्टेज में आप सीखते हैं कि किसी इंसान के पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को कैसे डिस्कवर किया जा सकता है। उनका पीएमएफ ही उनका बिजनेस स्टार्ट करने का रीजन होता है। इस स्टेज में प्रोस्पेक्ट आपको बताते हैं कि वे लाइफ में क्या गेन करना चाहते हैं, कौन सा पेन अवॉइड करना चाहते हैं। ये सब की में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रोस्पेक्ट अपनी उम्मीद, डर और सपनों के बारे में बताते हैं। रिसर्च का कहना है ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, ये हो सकते हैं। नंबर 1, एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, हैव आवर बिजनेस, मोर स्पेयर टाइम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हेल्पिंग अदर, मीटिंग न्यू पीपल, रिटायरमेंट एंड लिव ए लिगेसी। पीएमएफ सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये भी समझने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने का पीएमएफ सबका सेम नहीं होता। प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को कैसे पहचाने? आप अपने प्रोस्पेक्ट से ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपको पता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू क्यों करते हैं। जब वो बोले नहीं, तब आप उन्हें सारे रीजन की लिस्ट दिखा सकते हैं और उनसे दोबारा पूछे कि वो क्यों ज्वाइन करेंगे। आपके प्रोस्पेक्ट कुछ आंसर करेंगे, देन आप उनसे 5 सॉलिड क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, नंबर 1, आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है? नंबर 2, आपने इसे ही क्यों चुना? नंबर 3, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर 4, ये नहीं मिलने का क्या परिणाम हो सकता है? नंबर 5, ये आपको क्यों परेशान करेगा? पावर ऑफ साइलेंस। ये हो सकता है कि आपके प्रोस्पेक्ट की लाइफ में ये पहली बार हो कि किसी ने उनसे इतने वैल्यूएबल सवाल पूछे हो और उनका आंसर करने के लिए टाइम दिया हो सकता है कि आपके प्रोस्पेक्ट को पहले भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अप्रोच किया गया हो, लेकिन ये पहली बार होगा कि उनसे सवाल पूछकर उनके आंसर का वेट किया होगा। आपके प्रोस्पेक्ट के आंसर से आपको यह भी समझ आ जाएगा कि वो बिजनेस में कितना कमिटमेंट है। और ये ना भूले कि ये आइडिया और करने का रीजन आपका ना होकर उनका होना चाहिए। हाउ टू सेपरेट द शीप फ्रॉम द गोल्स। इसका मतलब है कि बेहतरीन प्रोस्पेक्ट का चुनाव कैसे करें। अगर आपके प्रोस्पेक्ट उन 5 सॉलिड क्वेश्चन का आंसर वीक देते हैं तो दूसरे प्रोस्पेक्ट को ढूंढने की जरूरत है।
प्रोस्पेक्ट जो वीक रिस्पॉन्स करते हैं वो लर्नर होते हैं और वो आपका टाइम खराब कर रहे होते हैं। प्रोस्पेक्ट जिसके पास प्रायोरिटी और ड्रीम्स होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। हम बस उस सक्सेस को स्पीड अप करने में हेल्प कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना गार्डन प्लांट करने जैसा है। आप सोल फर्टिलाइज करते हो, बीज डालते हो और खराब मौसम से बचाते हो। कुछ बीज बड़े फसल बन जाते हैं, कुछ नहीं बढ़ पाते। आप सिर्फ उस प्लांट को पानी दे सकते हो, फर्टिलाइज करके प्रोटेक्ट कर सकते हो। असली सीक्रेट मजबूत बीज डालने में है और ये 5 सॉलिड गोल्डन क्वेश्चन का यही पर्पज है। शोइंग द प्लान, इस स्टेज में नेटवर्कर दिखाते हैं कि कैसे उनका प्लान, उनकी उम्मीद, सपने और डर का एक सॉल्यूशन है जो आपने सेकंड स्टेज में अपने प्रोस्पेक्ट से जाने थे। आपके सीनियर सिखाते हैं कि बिजनेस प्लान शो करना सालों से प्रूवन होता है और रिजल्ट भी देता है। बिजनेस प्लान एक सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम से बाहर निकलने का और आपके ड्रीम पूरे करने का। जब आप प्लान दिखाते समय प्रोस्पेक्ट के वर्ड को रिपीट करते हो तो उन्हें अपनेपन वाली फीलिंग आती है और वे प्लान मीनिंगफुल और मोटिवेशनल बन जाता है। वो उनके आइडिया और शब्द होते हैं, आपके नहीं। गेट ए कमिटमेंट, जब आप इन टेक्निक को ऐसे यूज करते हो जैसे बताया गया है तब आपके प्रोस्पेक्ट को बिजनेस ज्वाइन करवाना एक ड्रामेटिक नहीं लगता। उनको खुद अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए कि बिजनेस स्टार्ट करना उनके लिए आम बात हो जाए। आप अपने प्लान इस तरह से शो करें कि बिजनेस स्टार्ट करना एक नेचुरल चीज हो। आपका स्टाइल बिजनेस जैसा होना चाहिए लेकिन आपको रिलैक्स भी रहना है, जैसे ये करना आपका रोज का काम है। वाई दिस सिस्टम वर्क्स, ये 4 की सिस्टम एक ऐसा प्रूवन तरीका है हाँ पाने का। सो ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पाने के लिए इन प्लान के साथ स्टिक रहे। बिना पीएमएफ के पता किए प्लान दिखाना कोई फायदा नहीं है। हॉट बटन को ढूंढे, उनको प्रेस करे तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करना आपके लिए सिंपल हो जाएगा। चलिए अब इस बुक के थर्ड सेक्शन की ओर चलते हैं। 6 स्ट्रेटेजिक स्किल फॉर पावरफुल प्रेजेंटेशन। स्किल नंबर 1, ब्रिजिंग। ब्रिजिंग एक तकनीक है जिससे आपको कन्वर्सेशन कंटिन्यू करने में हेल्प मिलती है और ब्रिजिंग से आप ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो जहां आप बहुत ज्यादा बात करते हो और आपके प्रोस्पेक्ट बहुत कम करते हो। वो प्रोस्पेक्ट जो वन वर्ड में आंसर करते हैं या बहुत कम बोलते हैं उन्हें ब्रिजिंग की हेल्प से बात करवाया जा सकता है। कुछ पावरफुल ब्रिज है इसका मतलब, फॉर एग्जाम्पल, सो देन, विच मीन्स और भी बहुत सारे। ब्रिजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ये प्रेजेंटेशन में बेस्ट यूज हो सकते हैं जहां लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते या बहुत कम बात करते हैं। स्किल नंबर 2, द हेड नोड टेक्निक। बहुत सारे लोग हेड नोडिंग टेक्निक को नहीं मानते। हेड नोड करना एक गेस्चर है जिसे बहुत सारी कंट्री में एग्रीमेंट के रूप में माना जाता है। इस गेस्चर का ओरिजिन था पूरी बॉडी को झुकाना, जिसका मतलब है कि अगर मैं आपके सामने झुक रहा हूं इसका मतलब है कि मैं आपकी बातों से एग्री करता हूं। सो हेड नोड करना ना इसका ही एक ही छोटा सा मूवमेंट है। अगर आप पॉजिटिव फील करोगे तो आप हेड नोड करना स्टार्ट कर दोगे। स्किल नंबर 3, मिनिमल एनकरेज। जैसे ही हमारे प्रोस्पेक्ट बात करें हमें उन्हें मिनिमल एनकरेज की हेल्प से एनकरेज करते रहना चाहिए। इसमें आता है 1 सेकेंड, रियली, टेल मी मोर। मिनिमल एनकरेज की मदद से आपको डबल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मिनिमल एनकरेज, हेड नोड और ब्रिजिंग के कॉम्बिनेशन से एक बेस्ट प्रेजेंटेशन डिलीवर की जा सकती है। स्किल नंबर 4, हाउ टू कीप आई कंट्रोल। रिसर्च कहती है कि फेस टू फेस प्रेजेंटेशन में जो इंफॉर्मेशन पास होती है वो इंफॉर्मेशन 87% आंखों से होती है और 9% कानों से होती है और 4% अदर सेंस से होती है। इसलिए आई कांटेक्ट बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल नंबर 5, मिररिंग। जब दो लोग मेंटली एक दूसरे के साथ साइन में हो जाते हैं तब उनकी बॉडी भी सेम यूज करती है। सेम गेस्चर यूज करते हुए सेम पोस्चर में होती है। इस बिहेवियर का मतलब है पार्टिसिपेशन के बीच में रैपो बिल्ड करना। मिररिंग में सामने वाले को बहुत हल्का महसूस होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल रैपो बिल्डिंग टूल है। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो उनके सेटिंग पोजीशन, बॉडी एंगल, गेस्चर, एक्सप्रेशन, टोन ऑफ वॉइस को कॉपी यानी कि मिररिंग करना चाहिए। जल्दी ही उन्हें यह लगने लगता है कि आप उन्हें पसंद करते हो। वो आपको ऐसा इंसान समझते हैं जिनके साथ रहा जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने आप को एक झलक आपके अंदर देखते हैं। सेक्शन नंबर 4, 6 रेमेडीज टेक्निक फॉर मेकिंग पॉजिटिव इंप्रेशन। हमको फर्स्ट इंप्रेशन बनाने का सेकंड चांस कभी नहीं मिलता। दूसरे लोग आपके बारे में 90% अपना ओपिनियन 4 मिनट के अंदर बना लेते हैं।
और आपके बारे में कम से कम 25 जजमेंटल बना लेते हैं, जैसे कि आपकी एज, इनकम, एजुकेशन, अथॉरिटी, फ्रंट लाइन। यहाँ पर 4 ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आपका कंट्रोल है। नंबर 1, हैंडशेक, स्माइल, ड्रेस एंड पर्सनल स्पेस। टेक्निक नंबर 1, द पालम। 3 तरह के पालम गेस्चर होते हैं, द पालम अप, द पालम डाउन, द पालम क्लोज फिंगर पॉइंटेड पोजीशन। पालम अप डराने वाला गेस्चर नहीं होता। ये गेस्चर तब से इस्तेमाल हो रहा है जब लोग गुफाओं में रहते थे, और इसका मतलब होता है कि उनके पास कोई भी हथियार नहीं है। द पालम डाउन एक डोमिनेंट गेस्चर है। ये जिस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है उसे ये लगता है कि उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा है, और कुछ लोगों को ये खराब लगता है। प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आप पालम डाउन गेस्चर यूज करते हो तो ज्यादातर आपको रिजेक्शन डील करना पड़ेगा। पालम क्लोज फिंगर पॉइंटेड पोजीशन सबसे ज्यादा बेकार पोजीशन है। जो स्पीकर पोजीशन बी और सी को फॉलो करते हैं उन्हें मोर अग्रेसिव, मोर फोर्सफुल, मोर एरोगेंट माना जाता है। टेक्निक नंबर 2, द हैंडशेक। जब आप किसी इंसान से हाथ मिलाते हो तो बेसिक 3 तरह के एटीट्यूड ट्रांसफर होते हैं। डोमिनेंस, ये इंसान मुझे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड, सबमिशन, मैं इस इंसान को डोमिनेट कर सकता हूँ, ये वो करेगा जो मैं चाहता हूँ। इक्वलिटी, मुझे ये इंसान पसंद है, हमारी अच्छी जम सकती है। टेक्निक नंबर 3, लेफ्ट हैंड होल्डिंग। ये टेक्निक बहुत आम है, लेकिन बहुत लोग इसका ध्यान रखते हैं। नए लोगों के साथ लेफ्ट हैंड होल्डिंग से बचे। टेक्निक नंबर 4, स्माइल पावर। ये स्माइल पावर मंकी भी यूज करते हैं। रिसर्च कहती है कि जितना ज्यादा आप इसका यूज करते हो उतने ज्यादा लोग आपके पास खड़े रहेंगे। जितना ज्यादा वो आपके साथ आई कांटेक्ट करेंगे उतना ज्यादा वो आपके साथ खड़े रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि स्माइल आपके बिजनेस और पर्सनल लाइफ के लिए ग्रेट है, और इससे पता चलता है कि आप लोगों के लिए खतरा नहीं है। टेक्निक नंबर 5, टेरिटोरियल रिस्पेक्ट। हम अपनी बॉडी के आसपास स्पेस बबल बना सकते हैं, जिसे पर्सनल स्पेस कहते हैं। इस बबल की चौड़ाई डिपेंड करती है पॉपुलेशन डेंसिटी पर, और हम किसी कल्चर में से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग जो मिडिल क्लास इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में बड़े हुए हैं, उनको पर्सनल स्पेस कम से कम 46 सेंटीमीटर का चाहिए होता है, इसलिए वो आपसे 1 मीटर की दूरी पर खड़े होते हैं। अगर आप किसी इंसान के पास खड़े हो और वो बार बार पीछे हो रहा हो तो समझ जाओ कि कुछ डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। ये उनका इनडायरेक्ट तरीका है ये कहने का कि उन्हें कुछ स्पेस की जरूरत है। टेक्निक नंबर 6, ड्रेस फॉर सक्सेस। क्लोथिंग आपकी बॉडी को 90% तक कवर कर लेती है और बहुत पावरफुल इफेक्ट करती है। बहुत लोगों के परसेप्शन जो उन्होंने आपके लिए बनाए हैं, चाहे वो ट्रस्ट के ऊपर हो, रियलिबिलिटी, सोशल सक्सेस या बिजनेस स्टैंडिंग हो, एक एप्रोप्रिएट बिजनेस ड्रेस कैसी हो, इसका जवाब इसमें छिपा है कि आपके प्रोस्पेक्ट आपको कैसा ड्रेसअप हुआ एक्सेप्ट करते हैं। आपको क्रेडिबल, लाइकेबल, अथॉरिटिव, नॉलेजेबल, सक्सेसफुल, अप्रोचेबल के लिए आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, हमें कैसी शर्ट, टाई, शूज, वॉच, हेयर स्टाइल कैसा बनाना चाहिए, उनके हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं, अपने प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ड्रेसिंग करने से उनको कंफर्टेबल होता है। चाहे आपको कंफर्टेबल ना हो, याद रखें आपके प्रोस्पेक्ट का ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उनके हिसाब से ड्रेसअप होना चाहिए। चलिए इस बुक के सेक्शन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू रीड द साइंस। ओरिजिनल बॉडी लैंग्वेज रिसर्च और हजारों दूसरी स्टडीज का कहना है कि फेस टू फेस मैसेज का इम्पैक्ट आपके सुनने वाले पर कुछ ऐसा पड़ता है। वर्ड्स का 7 to 10% ऑफ टोटल इम्पैक्ट, वोकल 20 to 30% ऑफ टोटल इम्पैक्ट, बॉडी लैंग्वेज 60 to 80% ऑफ टोटल इम्पैक्ट। इससे पता चलता है कि जिस तरह आप दिखते हो, आपका गेस्चर, स्माइल, ड्रेस, मूव, इन सब का बहुत इम्पैक्ट होता है उस एटीट्यूड पर जो दूसरे लोग आपको शो करते हैं। जिस तरह आप अपनी बात बोलते समय क्या बोल रहे हो, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बात कैसे कह रहे हो। द 3 रूल ऑफ क्लस्टर। रूल नंबर 1, रीडिंग क्लस्टर। बॉडी लैंग्वेज में भी वर्ड्स, सेंटेंस, फंक्शन होते हैं। एक गेस्चर एक सिंगल वर्ड की तरह होता है जिसके कई मीनिंग मतलब हो सकते हैं। किसी एक गेस्चर का एक मीनिंग नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, सिर झुकाने के कई मतलब हो सकते हैं, जैसे स्वेटिंग, अनसर्टेनिटी, फॉरगेटफुलनेस, लाइंग। रूल नंबर 2, कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट। गेस्चर को उन कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए जिसमें वे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर्म्स और लेग्स क्लोज रखने का डिफेंसिव कॉन्टेक्स्ट समझा जाता है।
लेकिन ये वो इंसान भी कर सकता है जिसे ठंड लग रही हो। रूल नंबर 3, एक्नॉलेज कल्चर डिफरेंसेस। एक गेस्चर जिसका मतलब एक कंट्री में कुछ है तो दूसरी कंट्री में कुछ अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिंग गेस्चर का मतलब ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री में होता है ओके गुड, लेकिन फ्रांस में इसका मतलब होता है जीरो और नथिंग। जापान में इसका मतलब हो पैसा होता है, और कुछ कंट्री में इस गेस्चर का मतलब सेक्सुअल इंसल्ट भी होता है। एन इंस्टेंट गाइड टू बॉडी लैंग्वेज। आर्म क्रॉसिंग, बॉडी के आगे डिस्टेंस एंड क्लोज एटीट्यूड का समझा जाता है। ये एक इनवॉर्म गेस्चर होता है जो 70% लोग लेफ्ट आर्म क्रॉस करते हैं ओवर राइट आर्म। अपोजिट क्रॉसिंग याद रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसका मतलब हार्ट टू लंग्स को प्रोटेक्ट करना होता है। रिसर्च का कहना है जो ऑडियंस इस गेस्चर के साथ स्पीच सुनते हैं वो 38% से भी कम याद रख पाते हैं। हैंड टू फेस टचिंग। सब रिसर्चर जिन्होंने हैंड टू फेस टचिंग पर रिसर्च किया उनका कहना है कि एक नेगेटिव इमोशन से रिलेटेड है। ये वेस्टर्न कंट्री में बहुत से लोग अपना फेस टचिंग करने लगते हैं जब वो झूठ बोलते हैं। एशियन कंट्री के साथ ऐसा नहीं है। वे रिलीजियस रीजन की वजह से हैंड टचिंग को अवॉइड करते हैं, लेकिन झूठ बोलते टाइम उनके फुट मूवमेंट बढ़ जाती है। अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान हैंड टू फेस गेस्चर बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज आपकी ऑडियंस आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। पॉजिटिव बॉडी सिग्नल्स, द हेड टिल्ट। हम अपना सर जब हिलाते हैं जब हम सामने वाले की बात में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आपका प्रोस्पेक्ट हैंड टिल्ट कर रहा है तो आपको प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर आपका हेड एक ही जगह पर है या उसका रुका हुआ है तो आपको टॉपिक चेंज करने की जरूरत है। सकिंग ग्लासेस, ये गेस्चर यूज तब होता है जब इंसान एक डिसीजन पर पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। ये ग्लासेस पेन पेंसिल से किया जा सकता है। नेगेटिव बॉडी सिग्नल्स, बोथ हैंड बिहेवियल हेड। ये गेस्चर ऑलमोस्ट मैन यूज करते हैं और इसका मतलब समझा जाता है कि मुझे सब पता है, मुझे मेरे सारे जवाब मिल गए हैं। ये या तो कॉरपोरेशन का गेस्चर हो सकता है या डिबेट का। ये डिपेंड करता है कि गेस्चर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया हुआ है। क्रिटिकल इवोल्यूशन, ये गेस्चर लिसनर की क्रिटिकल थॉट के बारे में बताता है। इसमें इंडेक्स फिंगर को पॉइंट करते हुए चिक की तरफ और मिडल फिंगर माउथ पर या माउथ की साइड में होती है। स्लो हैंड रबिंग, हैंड रबिंग की स्पीड बताती है कि पर्सन की इंटेंशन क्या है। फास्ट हैंड रबिंग करने वाला इंसान एक्साइटेड हो सकता है अबाउट द प्लान एंड आउटकम। स्लो हैंड रबिंग तब इस्तेमाल होती है जब इंसान अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में सोच रहा होता है, या ये सोच कर कि मैं इससे कितना कमा सकता। इस किताब से सिस्टम को अनलॉक करने की मिलती है और सक्सेस की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। इस बुक में कही गई बातें प्रोन और टेस्टेड है जो इमीडिएट रिजल्ट देती है। सब कुछ काम करेगा अगर आप काम करोगे। सो सेट योर गोल्स एंड गो फॉर इट। अगर इस बुक की समरी आपको पसंद आए और आप इस बुक को खरीदने की सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी जाके वहां से आप इसे खरीद सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं